अस्सलाम वालेकुम। कल जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये एनर्जेटिक्स का जो चैप्टर है इसको भी 3 दिन लगेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें गिब्स फ्री एनर्जी है, सिज़ला, बॉर्न हैबर साइकिल, एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको करा रही हूँ। ओके, अब हमारे पास आता है हेसिज़ला। हेसिज़ला क्या कहता है? हेसिज़ला ये कहता है कि आपको पता है एंथैल्पी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले मैं आपको स्टेट फंक्शन बता देती हूँ। ये कल भी शायद मैंने डिस्कस किया था कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कोई भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है कि आपने कौन सा पाथ लिया है। आप ऐसे मूव करके यहाँ पहुँचे हो या आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पहुँच गए हो, ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कि एंथैल्पी जो है, जो हीट में चेंज आ रहा होता है, एंथैल्पी क्या होता है? हीट चेंज, जो हीट में चेंज आ रहा है, ए को बी बनाने में जो हीट में चेंज आ रहा है, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि ए टू बी बनाने में आपने कौन-सा पाथ फ़ॉलो किया था, ठीक है? कि ए टू बी लगा है, आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, ये आपके पास 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, या आपने किस तरीके से ए से बी बनाया है। हाँ, ये जो इस पे डिपेंड करता है कि ए जब था तो उसकी एनर्जी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 4 किलो जूल मोल थी और बी बनना है तो उसकी 2 किलो जूल मोल है, तो उसको सिर्फ़ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि 4 से 2 किलो जूल मोल एनर्जी आ गई है, कैसे आई है, वो कौन-सा पाथ फ़ॉलो करके आई है, इससे वो इंडिपेंडेंट है। इसी तरह की चीज़ों को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है? जो किसी चीज़ के पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वेट पे डिपेंड नहीं करती कि ये काम किस तरीके से हुआ है, पहले क्या किया है, बाद में क्या किया है। जैसे कि खाना बन गया, आपको खाने से गर्ज़ है, आपको इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है कि खाना कैसे बना है, पहले कटिंग किसने की है, कटिंग किस चीज़ पे हुई है, क्या-क्या डला है इससे, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस खाना तैयार है इससे फ़र्क पड़ता है। ये है, इस चीज़ को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है? अब हेसिस लॉ ये कहता है कि हमें पता है कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, कि वो एक कोई एंथैल्पी में जो चेंज आता है या केमिकल रिएक्शन जो है वो इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज पे कैसा था। बाकी उसने पर्टिकुलर उस रिएक्टेंट में कितने स्टेप्स फॉलो हुए हैं, कितने सेट ऑफ चीज़ें लगी हैं, वो उस चीज़ के डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, फिर ये 1840 में एक साइंटिस्ट था, जी.एच. हेस, ठीक है, उसने 1840 में एक चीज़ प्रपोज़ की थी। वो ये कहता था कि एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, जो भी एंथैल्पी चेंज होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो सेम होता है वेदर रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप और इन अ सेवरल स्टेप। कि एक रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में हुआ है या सेवरल स्टेप में हुआ है, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है एंथैल्पी का चेंज। फॉर एग्जांपल कि आप जो है वो आप कहीं जा रहे थे, ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, आपने इस पॉइंट पर पहुंचना है, इस पॉइंट पर आप जब जाते हो डायरेक्ट, तो फॉर एग्जांपल आप क्यों करके डायरेक्ट जाते हो, इस पोजीशन पर जाते हो तो आपको 100 रुपीज़ का किराया देना पड़ता है। बट आप क्या करते हो, आप एक लोकल ट्रैक लेते हो, जो पॉइंट, ये पॉइंट डी पे आपने जाना था, वो पहले पॉइंट बी पे जाता है, फिर पॉइंट सी पे जाता है, फिर पॉइंट डी पे जाता है। बट क्या है कि पहले आपने एक गाड़ी को लिया जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर गई है 50 रुपीज़ में, फिर दूसरी जो थी वो आपको लेकर गई है पॉइंट ए से, फॉर एग्जांपल इसने अब ले लिया है 30 रुपीज़, फिर इसने ले लिए हैं जी 20 रुपीज़, अब 50 30 20, वो भी उन्होंने भी इतने लिए हैं और आपने डायरेक्ट ओबर की, ठीक है, आपने, और आप जो ए टू डी जो है वो डायरेक्ट 100 रुपीज़ देकर चले गए, तो इससे आपको टोटल क्या था कि 100 रुपीज़ लगे, वो इस पर डिपेंड करती है क्योंकि 100 रुपीज़ लगे हैं। अब उसको इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि पहले 50 30 20 में डिवाइड हुआ, नहीं, उसका इनिशियल से फाइनल स्टेज से लेना देना होता है कि इनिशियल से फाइनल स्टेज पे टोटल कितना खर्चा आया, वो मेरा काम है, वो मेरा एंथैल्पी चेंज है, ठीक है। ए से बी में गया, बी से सी में गया, डी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रिएक्शन जो है वो क्या कहता है, केमिकल रिएक्शन जो है वो सेम होता है, चाहे रिएक्शन सिंगल स्टेप में हुआ है, चाहे रिएक्शन सिंगल स्टेप में हुआ है, या चाहे रिएक्शन ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि वो आपको कहता है कि फिर ओवरऑल, वो इसीलिए कहता है कि फिर डेल चेंज ओवरऑल एंथैल्पी में चेंज आता है, जब वो साइकिल की फॉर्म में होती है तो हम कहते हैं कि वो ज़ीरो होता है। साइकिल की फॉर्म में एंथैल्पी का चेंज ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब क्या है कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे आपको कहता है कि सपोज़ करो कि एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ए, वो ये कहते हैं ए प्रोडक्ट है ए और वो चेंज हो रही है बी में, ठीक है, इन वन स्टेप, एंड एंथैल्पी चेंज इन द स्टेप इज डेल एच, और यहाँ पे एंथैल्पी चेंज क्या आया है, वो डेल एच आया है। नाउ सपोज द चेंज टेक प्लेस इन 3 स्टेप, अब 3 स्टेप में हुआ है सी, और सी से क्या आ गया, डी में गया। अब ए टू बी में वो कहता है एंथैल्पी चेंज डेल एच है, फिर ये यहाँ पे डेल टू है और यहाँ पे डेल थ्री है।
If the del H, del 2 and del 3 are the enthalpy change in the step as shown in figure, then according to Hess's law, अगर ये सब enthalpy change है तो Hess's law कहता है कि del H बराबर होता है del H1 del H2 प्लस del H3 पे, यानी कि यहाँ H1 में कितनी एनर्जी यूटिलाइज, H2 में, H3 में, इन सबको प्लस करो तो आपको फाइनल इनिशियल से फाइनल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो टोटल चेंज इन थैलेपी क्या होगा कि del H ए से सी में जितना चेंज आया है, सी से डी में जितना चेंज आया है, डी से बी में जितना चेंज आया है, उन सबको प्लस करो, आपके पास फाइनल टू इनिशियल आ जाएगा। शॉर्टकट ऐसे करो, ये ऐसे आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल भी देता है, कहता है कंबशन ऑफ C2CO2 इवॉल्व्स 339.35 किलो जूल मोल एनर्जी, यानी कि वो कहता है कि जब कार्बन प्लस ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है, तो आपके पास जो एनर्जी में चेंज था वो -393.5 किलो जूल था। ठीक है, अब क्या है कि द रिएक्शन टेक्स इन 2 स्टेप, और अब ये रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ। स्टेप 1 में सबसे पहले कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, 1.5 एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन होता है यहाँ से, और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ फिर 1.5 ऑफ द ऑक्सीजन मिलता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कंबशन में ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में पाया जा रहा होता है। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया था तो डेल एच कितना था, वो -11.52 किलो जूल मोल था। और फिर ये डेल H2 जो इसका था वो -28.298 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जब कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, तो हमारे पास जो एनर्जी में चेंज आ रहा था वो आ रहा था -3, डेल एच आ रहा था -3, क्या कर रही हूँ, डेल एच आ रहा था -39.35 किलो जूल। अब दूसरा स्टेप क्या है, नहीं उसने क्या, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले क्या होगा कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस कार्बन ऑक्सीजन का हाफ यूज़ हुआ, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगी है वो -11.0.5 किलो। और फिर एक थर्ड स्टेप है, और थर्ड स्टेप में क्या होता है, डेल एच यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का हाफ यूज़ हो के जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं वहाँ पे एनर्जी है -2.2। तो कहते हैं इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, डेल H1 प्लस डेल H2 को प्लस करोगे तो जो अमाउंट आएगी यानी -11.05 और -28.20 282 है, 282.95 एनर्जी, इनको प्लस करो तो आपके पास ये एनर्जी आ जाएगी। ये ओवरऑल डेल चेंज है। यहाँ पे भी वो ये बात कहते हैं, कि इन दोनों को प्लस कर लो तो आपके पास ये एनर्जी आ जाएगी। वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि पाथ कौन सा फॉलो है। अब पाथ फॉलो को यहाँ पे देखो, जो ये एनर्जी डायग्राम दिखाई गई है, यहाँ पे अगर आप देखो तो एरो ऐसे दिखाया गया है, क्योंकि एनर्जी का इंक्रीज ऊपर दिखाया जा रहा है कि जहाँ जब एनर्जी हाई होगी तो उनको ऊपर लिखा जाएगा। तो रिएक्टेंट की एनर्जी जाहिर सी बात है यहाँ इस रिएक्शन में हाई थी, यानी कि कार्बन सॉलिड की फॉर्म में और ऑक्सीजन अपनी गैस की फॉर्म में जब कंबाइन हुआ था तो इनकी जो एनर्जी थी वो ज़्यादा थी। ठीक है, फिर जब आते आते कार्बन डाइऑक्साइड के बनते बनते एनर्जी कम हो गई, क्योंकि एनर्जी इसने सराउंडिंग में दी है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, इसने एनर्जी सराउंडिंग में दी है। तो पहले मींस रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की कम थी, इसलिए हमने एरो को ऊपर से नीचे दिखाया कि जी जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है तो ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन ये थी, इतनी एनर्जी निकली है। ठीक है, और इसी को अगर मैं जो है इसी चीज़ को अगर मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं तो वही पहले कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड की फॉर्म में था, फिर इसका 1.5 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। तो पहले पोर्शन में जो एनर्जी रिलीज़ होती है, डेल H1 रिलीज़ होती है वो जी -11.052 किलो जूल होती है, क्योंकि पहले इन रिएक्टेंट की ज़्यादा थी, फिर कम हुई, फिर अब इससे भी कम होगी जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 1.5 ऑक्सीजन कंबाइन होंगे। तो अब आपके पास और डेल H2 जो आएगा वो डेल H2 नॉट -28.298 किलो जूल आएगा। अभी एरो मैंने ऊपर की तरफ क्यों बनाया और इनको डाउनवर्ड क्यों शो कराया, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की कम थी, इसीलिए हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि डायरेक्ट आपने लिखा है, डायरेक्ट फाइनल टू इनिशियल स्टेज में आया, या बीच में जो स्टेप फॉलो किए हैं उनको देख रहे हो, नहीं। एंथैल्पी डिपेंड करती है कि ओवरऑल रिएक्शन की जो चेंज आया है वो कितना आया है।
देयर आर मैनी कंपाउंड विच कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली फ्राम देयर एलिमेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं हो सकते, उनके अंदर बहुत से स्टेप्स लगते हैं। सम ऑफ दिस कंपाउंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इन देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, जैसे कि अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को टूटना और वो डायरेक्ट कार्बन और ऑक्सीजन में ना टूट सकती हो, उसको टूटना है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड में जाए, तो मीन्स के ऐसे बहुत से कंपाउंड होते हैं जो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं आते, उनको स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनके लिए हम फाइनल टू इनिशियल स्टेज को फाइंड करने के लिए हम ये डेल एच इज इक्वल टू डेल एच वन प्लस डेल एच टू वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो स्टेप्स मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं रिएक्शंस, और हमें उनका फाइनल टू इनिशियल चाहिए होता है, या उनका हमें ओवरऑल एंथैल्पी चेंज चाहिए होता है कि इस रिएक्शन में ये डेल एच कितना था, इसका एंथैल्पी चेंज कितना था, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन था या एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। लेकिन मसला ये है कि उस एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक भी रिएक्शंस के स्टेप्स बहुत सारे फॉलो हो रहे हैं, तो फिर उसमें हम ये डेल एच वन प्लस डेल एच टू वाला फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे वही क्या, जैसे CCl4 है, सम ऑफ द डू नॉट बर्न डायरेक्टली ड्यू टू द फॉर्मेशन। ये CCl4 डायरेक्टली CCl4 ना तो बनता है और ना ही ये, अगर CH4 से आपने CCl4 बनाना है तो ये जो है वो डायरेक्टली नहीं बनता है, इसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको मल्टीपल स्टेप में जितना चेंज इन एनर्जी आया वो देखना पड़ता है। जैसे एग्जांपल 6.4 में वो दिखा रहा है कि मीथेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रही है। अब ये एक मल्टीपल स्टेप है, जब डायरेक्टली ऐसा होता है तो डेल एच में कितना होता है, -890.4 किलो जूल मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं, उन्होंने वाटर बनाया है, तो कितनी एनर्जी लगी है, इतनी। फिर कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं, इतनी एनर्जी निकली है। अब कार्बन प्लस हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं, डेल एच बनाते हैं, तो आप इनको प्लस कर दोगे, बताओ कितनी एनर्जी लगती है, तो आपको इनको प्लस करना पड़ेगा। The obtained LH for required reaction we must show some combination, जैसे कि 1, 2 एंड 3 की जो स्टेप्स हैं इनको हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल भी वो आपको बता रहे हैं कि आप क्या करते हो आप हमेशा जितने भी रिएक्टेंट में स्टेप्स लगे हैं उन सब की एनर्जी को प्लस करते हो, आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल आ जाती होती है। आगे आता है जी इंथैल्पीज ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम, आपने जो इंथैल्पीज निकालनी है रिएक्शन की फ्रॉम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता चल चुकी है, ठीक है, और आपने इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकालनी है। वही बात आती है कि ओवरऑल डेल एच एनर्जी निकालनी है, तो फॉर्मेशन के बनने में कितनी निकली थी और माइनस प्रोडक्ट की आप निकाल लोगे। यहाँ पे देखो मतलब वही फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है रिएक्टेंट। तो क्या कहता है डेल एच के लिए आप ये कोफिशिएंट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि प्रोडक्ट में से माइनस कर लोगे डेल कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, तो आपके पास कोफिशिएंट आ जाएगा, ये ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा। कहते हैं कोफिशिएंट वैल्यू डेल एच की जो है फ्रॉम द रिएक्टेंट, अच्छा वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन से निकालनी होगी। अब एक बात यहाँ पर मैं बता देती हूँ, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन या कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल की फॉर्म होता है, इसका जो 1 मोल आप सिर्फ फॉर एग्जांपल के O2 ले रहे हो। अब आप O2 ले रहे हो, O2 की फॉर्म है तो इसकी इंथैल्पी चेंज 0 होता है, लेकिन अगर O3 होगा तो उसकी इंथैल्पी चेंज होगा। ठीक है, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे अगर ये बात लिखी हुई है तो देख लेते हैं, एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट आर नॉट इन्वॉल्व इन डेल एच रिएक्शन कैलकुलेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं होते। डेल एफ फॉर एन एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट इज 0। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल आप HO2 बना रहे हो तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा हमारे पास 0 ही होगी। H2 की एंथैल्पी 0 ही होगी, लेकिन अगर आप H लेते हो या H3 लेते हो या ऑक्सीजन में O3 लेते हो तो फिर उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। ठीक है, when a balance equation for a reaction is multiplied by integral, the value of del H नॉट फॉर द रिएक्शन शुड बी मल्टीप्लाइड विद द सेम इंटीग्रल। और जब आप एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लेते हो तो आपको पता है ना, दोनों को एक फॉर एग्जांपल आपने इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जो रिएक्टेंट्स को भी उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट को भी, यानी कि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। जैसे कि वो एक एग्जांपल आपको दे रहा है, डेल एच नॉट रिएक्शन एफिशिएंट, देखो कोफिशिएंट ऑफ डेल एच फॉर्मेशन यानी प्रोडक्ट माइनस कोफिशिएंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट की फॉर्मेशन और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लाई बाय सेम करना है। ये देखो 16 पहली इक्वेशन बैलेंस है, अब 16 मल्टीप्लाई बाय जो CO2 की फॉर्मेशन में एनर्जी लगी होगी, डेल एच फॉर्मेशन फॉर CO2 प्लस 18 ये वाला मल्टीप्लाई बाय जो भी फॉर्मेशन ऑफ वाटर में एनर्जी लगी होगी वो।
अब दूसरी जो है माइनस, ये माइनस यहाँ पे साथ आगे लिखना है, इनकी बुक की जगह कम थी तभी इन्होंने नीचे लिखा है 2। अब ये 2 इंटू कोफिशेंट ऑफ इसका एंड मल्टीप्लाई बाय 25 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एंड कोफिशेंट ऑफ O2। अब ऊपर उन्होंने एनर्जी बताई हुई थी। डेल फॉर्मेशन ऑफ डेल एच फॉर्मेशन में पहले माइनस ये वेयर इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने सबकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस, ये रही, यहाँ से देखते हैं, ये रहा 16 वाले की वैल्यू कितनी है माइनस, ये रही 39.5 किलो जॉल। फिर 18 यानी कि वाटर की कितनी है माइनस 28.5 किलो जॉल मोल, माइनस 2 इंटू 29 किलो जॉल मोल माइनस 25, ये ज़ीरो है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अपनी O2 की फॉर्म में पाया जा रहा है। ठीक है, समझ आ गई है। ये बाकी सारे कंपाउंड थे लेकिन ऑक्सीजन पे हमने ज़ीरो लिखी है। ऑक्सीजन की ज़ीरो क्यों लिखी है, देखो ऑक्सीजन की यहाँ पर गिवन भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी गिवन नहीं है। क्यों नहीं गिवन है, स्पेशली ऑक्सीजन की तो बिल्कुल नहीं डाल सकते क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में है, तो ऑक्सीजन की जहाँ पे भी हमने वैल्यू डाली है हमने ज़ीरो डाला है। अब बाकी इन सब वैल्यूज़ को 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यूज़ आ गई माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये आ गई। 16 के साथ प्लस था, यहाँ पे ये माइनस आया, प्लस माइनस, यहाँ पे भी माइनस आया, माइनस माइनस, ये प्लस आ गई। ये वैल्यूज़ कब हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आएगी, ये जी एंथैल्पी ऑफ डेल ऑफ द रिएक्शन आ गई है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन आ गई है। आगे एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्योंकि इसकी ये एग्जाम्पल्स हैं, वैसे न्यूमेरिकल्स पहले थे, अब नहीं आएंगे इस बार आपके न्यूमेरिकल्स। कैलकुलेट द डेल नॉट ऑफ द रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग, ये एक रिएक्शन है, इसके लिए फॉलोइंग का फाइंड करो। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह ज़ीरो लगेगी, इसकी वैल्यू गिवन होगी, ये रही, ठीक है। फिर अगले की भी ज़ीरो की नहीं है, देखो आगे 0 किलो लिखा हुआ है, उससे आगे फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड की लिखी हुई है और उससे आगे वाटर की लिखी हुई है। वैल्यू इसको पुट करोगे, देखो यहाँ पे C6H12O6 था, ये है जी माइनस रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट बाद में लिखने हैं, प्रोडक्ट पहले लिखने हैं, बस ये याद रखना, पहले प्रोडक्ट यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है जी ये है, आपने ये माइनस 39.35 यहाँ पर आपने ये पुट कर दी, माइनस 39.5 प्लस का ऑक्सीजन के 6 थे, कहाँ गए ऑक्सीजन की, जहाँ पे आएगी वहाँ 0 पुट कर दो, यहाँ पे सॉरी ये रहे प्रोडक्ट रिएक्टेंट, ये लिखें, ऑक्सीजन की जगह 0 लगा दिया। अब हम आते हैं वाटर की लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर लगाएंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड की, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए भी यही फार्मूला लगेगा। देखो कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, ये बस आपको एग्जांपल्स बताएंगे। आगे आता है जी बोर्न हाइबर साइकिल, इसमें क्या होता है, ये एप्लीकेशन है, हम कह सकते हैं हैबर्स प्रिंसिपल की। ये एग्जांपल है हेसेस लॉ की, हेसेस लॉ की एक एप्लीकेशन है, ठीक है, कि कहाँ पे अप्लाई होता है हेसेस लॉ। बोर्न हाइबर साइकिल में होता क्या है, बेसिकली बोर्न हाइबर साइकिल को ना हम इस्तेमाल करते हैं, बोर्न हाइबर साइकिल को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये क्यों होता है। बोर्न हाइबर साइकिल एक स्पेशल एप्लीकेशन है, एक चीज़ याद रखना हेसेस लॉ की, इसको हम यूज़ करते हैं बाइनरी कंपाउंड को बाइनरी कंपाउंड की लैटिक्स को फाइंड करने, लैटिक्स एनर्जी को फाइंड करने के लिए। बाइनरी कंपाउंड जैसे NaCl, Mg2Cl, उसके बाद MgO, इस तरह के कंपाउंड को हम बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। इनकी जो लैटिक एनर्जी होती है, आपको पता है आयोनिक कंपाउंड 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लैटिक कहते हैं। 3D स्ट्रक्चर जैसे कि ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था, ये सोडियम गैस होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, एक लैटिक को तैयार करने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है, उसको हम पता कराने के लिए हम फॉलो करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं वो है हमारा हेसेस लॉ। द चेंज इन एनर्जी, देखो क्या कहता है, वो चेंज जो एनर्जी में आया है डेट टेक प्लेस जो आया है व्हेन दी separated gaseous ions are packed together to form a 1 mole of ionic compound. For example, Na प्लस Cl को कंबाइन करने के लिए कि वो NaCl बनाए और NaCl अपनी जो है वो जो भी उसकी लैटिक्स है उस फॉर्म में आए, इसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होगी वो क्या कहलाती है, लैटिक्स एनर्जी कहलाती है।
लैटिक एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली, और हम लैटिक एनर्जी को कभी भी डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंडीशन होती है A to B एंड C to D। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें C to D में कितनी एनर्जी लगी है हमें नहीं पता X, बट A to B में फॉर एग्जांपल हमें पता चला है 100 लगी है। C to D नहीं पता, बट A to B हमें पता था, A to B हमें पता था फॉर एग्जांपल 50 लगी है, और ये हमें पता था 20 लगी है। तो अब हम 100 इंटू, देखो होता क्या था, 100 इंटू 50 प्लस एक्स प्लस 20 होता था, तो 50 वही वाला 100 यहाँ पे लिखेंगे, 50 प्लस 20 कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल 70 है, तो हमें एक्स की नहीं पता, तो हम यहाँ पे इसको ले जाएंगे तो हम इसकी निकाल सकते हैं इसी तरीके से, यानी कि इनकी पता और ए की बिना पता हम निकाल सकते हैं, ये है हेसेस लॉ से। तो इसी तरह हेसेस लॉ को फॉलो करते हुए जिसकी हमें एनर्जी नहीं पता वो हम निकाल सकते हैं। इस ज़्यादातर हमें लैटिक्स की एनर्जी नहीं पता होती, तो हम निकालते हैं कि जब एक रिएक्शन फॉर एग्जांपल एक लैटिक्स तैयार हो रहा था तो उसमें जितने स्टेप्स इन्वॉल्व थे, फॉर एग्जांपल उसमें जब लैटिक्स की फॉर्मेशन हो रही थी हमें नहीं पता था, तो हम जो है वो उसका ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए लैटिक एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड डायरेक्टली, कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली, हाउएवर इट कैन बी डिटरमाइंड इनडायरेक्टली बाय द बर्न हैबर्स प्रिंसिपल साइकिल। कंसीडर द केस ऑफ NaCl स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। टोटल NaCl को बनने में, जो क्रिस्टल बनने में एनर्जी होती है जी -411 किलो जॉल मोल। द फॉर्मेशन रिएक्शन कैन बी कंसिडर एज टेकिंग प्लेस इन सेवरल स्टेप। और जो इसका फॉर्मेशन है पूरा NaCl को बनाने में, कि एक NaCl बन रहा है, इसको बनाने में जो टोटल एनर्जी है वो -411 किलो जॉल मोल है। लेकिन NaCl को बनने में जितने स्टेप्स लग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एंथैल्पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, तो उस पर तो हम नहीं डिपेंड करती है, तो हमें ओवरऑल पता चल जाती है ओवरऑल। तो अब देखो सबसे पहले इसमें कितने स्टेप लगते हैं। पहले सोडियम सॉलिड की फॉर्म में होता है, ठीक है, ये सॉलिड की फॉर्म में जब सोडियम जाता है गैस की फॉर्म में, ठीक है, तो ये गैस की फॉर्म में जाता है तो पहले इसकी एनर्जी देखो कितनी इवॉल्व हुई है, सोडियम सॉलिड से गैस की फॉर्म में गया इतनी, फिर सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, उसमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई है। फिर हमारे पास क्लोरीन गैस आ जाती है, क्लोरीन पहले अपने सिंपल एटम की फॉर्म में जाता है, Cl2 से Cl की फॉर्म में, फिर Cl2 से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सी आयन की फॉर्म में जाता है। अब ये Na पॉजिटिव और Cl आपस में कंबाइन होंगे तो जो एनर्जी हमें लगेगी वो इतनी है, फॉर एग्जांपल वो हमें नहीं पता है। अब देखो आपने क्या करना है, टोटल फॉर्मेशन की एनर्जी प्लस डेल नॉट, जितनी जितनी की हमें पता थी हमने प्लस कर ली, और जिसकी हमें नहीं पता थी वो आ गई। जब हम इसकी यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे समझ जाएगा, देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन NaCl की इतनी है। अब यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, रिलीज़ किया क्लोरीन ने लिए। सबसे पहले सोडियम जब टूटता है, देखो सोडियम इसको फॉलो करते हैं, पहले यहाँ पे क्लोरीन की लिखी हुई है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल पहले सोडियम की है, देखो सोडियम ने टूटने में जो एनर्जी लगी वो यहाँ पर आएगी, फिर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ की जितनी एनर्जी आई वो यहाँ पर आ जाएगी, फिर यहाँ पे ये क्लोरीन की है, फिर क्लोरीन को टूटने में जितनी एनर्जी निकली वो यहाँ पर आएगी, ठीक है, फिर यहाँ पे हम उसको प्लस करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, एनर्जी रिलीज़ हो रही थी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप की, फिर ये सेकंड स्टेप की, फिर ये थर्ड स्टेप है, फिर ये फोर्थ स्टेप है, और ओवरऑल जितनी एनर्जी की फॉर्मेशन और हुई है वो हमने यहाँ पर लिख ली है। यानी कि सोडियम सॉलिड सोडियम गैस में गया, फिर सोडियम आयन की फॉर्म में गया, फिर पहले क्लोरीन गैस क्लोरीन आयन की फॉर्म में है, फिर उसने अपने आप को क्योंकि क्लोरीन होती तो गैस की फॉर्म में, पर Cl2 पहले एक सिंगल एटम आया, एटम ने आयन की फॉर्म में आया, अब ये दोनों कंबाइन हुए हैं और फिर जितनी एनर्जी रिलीज हुई है वो हमारे पास नेट रिएक्शन है या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है। पहले इस साइड पर उन्होंने क्लोरीन सोडियम की लिखी है और इस साइड पर ये क्लोरीन की लिखते होते हैं, ये जो ΔHE लिखी हुई है ना ये क्लोरीन की लिखी हुई है, ठीक है। तो हम इस तरह से एनर्जी को निकाल सकते होते हैं। अब के लिए ये बहुत है, फिर कल जो है वो मैं इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। इस चैप्टर के जल्दी से तैयार करो, फिर उसके बाद जो है ताकि साथ साथ हम कर सकें, ख़त्म कर सकें। बुक बहुत बड़ी है और मैं 2 से 3 दिन एक चैप्टर में कंप्लीट करेंगे एक दिन में, तब जाके हमारा कंप्लीट हो सकता है।